नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक भारतीय बैंक यानी कि गवर्नमेंट, एक पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट, एक पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर आपकी नई जॉब निकाली गई है, जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की निकाली गई है, जिसको आप लोग शॉर्ट में पीओ बोलते हैं। तो बैंक की पीओ की जॉब सरकारी बैंक के अंदर, एसबीआई के अंदर, पूरे इंडिया कंट्री के अंदर निकाल दी गई है, जो कि 2000 पोस्टों पर निकाली गई है। यानी कि 2000 ऐसे वो कैंडिडेट होंगे या वो भाग्यशाली कैंडिडेट होंगे जिनको इस बार 2023 में जॉब मिलेगी प्रोबेशनरी ऑफिसर की, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो मैं उसी से रिलेटेड बात करूंगा इस पूरे वीडियो के अंदर कि वो ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट होंगे जो इस सौभाग्यशाली होने का लाभ उठा सकेंगे, यानी कि वो लोग फ़ायदा उठा सकेंगे इस वैकेंसी का। मतलब साफ साफ ये है कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल होंगे, कौन कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इसकी क्वालिफिकेशन फुलफिल करेंगे, एज लिमिट क्या होगी इस जॉब की, और आपके जो भी एक एक चीज़ है जैसे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्या कोई एग्ज़ाम हो रहा है इस जॉब के लिए, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। साथ में ये भी डिस्कस किया जाएगा कि अगर एग्ज़ाम होता है तो उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, किस लेवल का आएगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और कितने % क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, और कैसे जॉब मिलेगी। अगर मैं साफ साफ शब्दों में ये कहूँ कि फॉर्म भरने से जॉब मिलने का पूरा प्रोसेस, जिसके अंदर जो भी सारी चीज़ें आती हैं, आपकी फॉर्म की फ़ीस हो गई, सैलरी हो गई, फ़ायदे हो गए, जो भी अलावेंस होते हैं, एक एक चीज़ जान लेंगे हम, जो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉयज़ को अलग अलग पोस्ट वाइज देता है। उसमें से आपका पीओ वाले पोस्ट के लिए क्या क्या फ़ायदे रहेंगे वो हम जान लेंगे। ये एक मल्टीनेशनल बैंक है, यानी कि सिर्फ इंडिया में नहीं दूसरे कंट्रियों में भी रन कर रहा है। तो और दूसरा ये गवर्नमेंट बैंक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसा आप देख रहे हैं, ये एसबीआई के रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। एक आपकी एसबीआई की मेन वेबसाइट है और ये आपकी रिक्रूटमेंट वाली है। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड रहेगा आपको, बिकॉज क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े इस वजह से। मैं आपको ये भी बता दूं, इस जॉब के लिए रही बात आपकी एप्लीकेशन लिंक की, उसके वो आपका कल यानी कि 7 सितंबर को एक्टिव हो रहा है। तो आप तब से लेके फॉर्म भर सकेंगे पूरे 1 महीने के समय के भीतर। दूसरा यहाँ पर ये रहेगा कि आपके जो नोटिफिकेशन होगा वो भी आपको प्रोवाइडेड रहेगा, यानी कि आपको बोनस के तौर पर तीनों के तीनों लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड रहेंगे। अब मैं आपको बता दूं, करंट ओपनिंग मतलब ये होता है कि अभी फिलहाल कौन सी वैकेंसी ऐसी है जो अभी खुली हुई है। तो मेनली अभी मैंने एक अप्रेंटिस की डिस्कस करी थी इससे पहले, तो वो आप जाके चेक करें अगर उसके लिए कोई एलिजिबल है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो डायरेक्ट जॉब पे अप्लाई करना चाहता है तो वो इस नोटिफिकेशन को देखे जो आज डिस्कस हो रहा है, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, मैंने आपको बता ही दिया है। और इसमें आपको डेट दिखेगी कि 6 सितंबर, जो कि नोटिफिकेशन के हिसाब से है, लेकिन एक्चुअल में फॉर्म का लिंक जो है वो आपका उसके एक दिन बाद से एक्टिव होता है एसबीआई की तरफ से। तो वो मैं आपको बता दिया है। जैसे कि यहाँ पर आपको, यहाँ पर ऐसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि वो जो लिंक है वो लिंक अभी एक्टिव नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा आ गया और ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो डेट आ रही है वो कल की आ रही है। यहाँ पर आपको 21 डेज का समय दिया जाएगा, 3 वीक का समय। अब हम चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या रहेगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ लिखा है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर। अब ये होता क्या है वो भी आपको समझा दूंगा। मेन बात आप ये समझ लीजिए कि 27 सितंबर तक फॉर्म भरना है, उसके बाद आप नहीं भर सकते हैं। वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं, 2000 लोगों को रिक्रूट करा जा रहा है। और एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर अपॉइंटमेंट एज प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओज इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। देखिए, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि आपको कहाँ अपनी जॉब चाहिए इंडिया के अंदर। हो सकता है कोई कैंडिडेट ऐसा हो जो पंजाब से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, बिहार जैसे जगहों से हो, स्टेट से हो, या इनमें से और भी बहुत सारे स्टेट जो भी आपके इंडिया के अंदर है उसमें से हो। तो आप एक चीज़ याद रखना कि आपको अगर अप्लाई करना है इस जॉब पर तो
ऐसा हो सकता है कि आपको दूसरे स्टेट में जाकर इस जॉब को करना पड़े। अगर एसबीआई आपको अलॉट करता है कि भाई यहाँ वैकेंसी नहीं है, आपने जो सिलेक्ट करे या आपकी मर्जी की वजह से हमें जहाँ वैकेंसी जगह मिल रही है, यहाँ जहाँ पर ज़रूरत है पीओ की हम वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि पोस्ट कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो अपने पास से ही जरा चूज करें अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है तो। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हु एस्पायर टू जॉइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, उनको अप्लाई करना पड़ेगा इस जॉब के लिए। ये फॉर्म आप इन्होंने आपका जो है ओपन करा है। मैंने आपको डेट्स बता दिए। अब ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनका ये डाउट है कि क्या कोई फिजिकल किसी ब्रांच में जाके फॉर्म भर सकता है कोई कैंडिडेट, की मान लीजिए ऑनलाइन नहीं भर पा रहा है, तो वो कैंडिडेट सिर्फ ऑनलाइन ही भर सकता है, वो दूसरे तरीके से फॉर्म नहीं भर सकता, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें ये सारे पॉइंट आप चाहे तो रीड करें, कुछ कैटेगरी रिजर्वेशन से हैं रिलेटेड, कुछ फॉर्म की डेट से हैं, कुछ फॉर्म की फीस से। जो इंपॉर्टेंट होगा हम उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती है एक नोटिफिकेशन के अंदर। बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन देखिए मैंने बोला ही था, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। आप सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, टेंटेटिव स्केड्यूल आप जान लीजिए, मतलब आप डेट्स जान लीजिए कि कब कब क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि सिलेक्शन प्रोसेस में कब कब किस किस दिन क्या क्या होगा। सबसे पहले तो आपको बता दूँ 27 सितंबर तक सारे कैंडिडेट्स फॉर्म भर दें इसका, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कर दें और डिस्कस कर लेंगे उसको। पेमेंट जो रहेगी फॉर्म की वो भी आप कर देंगे, सेम डेट इन्हीं डेज में करेंगे। और इसमें आपको बता दूं एक आपका होगा प्रीलिम्स, जिसको हम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन बोलते हैं, उसका कॉल लेटर रहेगा। एसबीआई की तरफ से एडमिट कार्ड को कॉल लेटर कहा जाता है। हम जानते हैं कि हॉल टिकट बोलते हैं, कहीं कहीं कॉल लेटर्स बोलते हैं, कहीं हम एडमिट कार्ड बोल देते हैं। तो आपका जो यहाँ पर एडमिट कार्ड रहेगा या कॉल लेटर कह लीजिए, वो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में आपको मिलना चालू हो जाएगा ऑनलाइन। आपके ईमेल आईडी आप अपना लॉगिन कर देंगे वहाँ से, और एप्लीकेशन की डिटेल्स डाल के वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट आएगा आपके नवंबर में, यानी कि आपका कॉल लेटर आपको अक्टूबर में मिला, फिर नवंबर में आपका एग्जाम हुआ और उसका रिजल्ट दे दिया। ये पहला स्टेज रहेगा, फेज़ 1 आप कहेंगे इसको। फिर सेकंड स्टेज यानी कि फेज़ 2 जो कि ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम होगा। तो मेन एग्ज़ाम जो आपका रहेगा वो आपका दिसंबर 2023 या फिर जनवरी 2024, यानी कि इस ईयर के एंड में या फिर नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में, इन 2 मंथ्स में हो जाएगा। उसका रिजल्ट भी फर्स्ट मंथ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका आएगा डाउनलोड ऑफ फेज़ 3 कॉल लेटर, मतलब कि थर्ड एडमिट कार्ड आपका आएगा जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। ये आपका वो टेस्ट होता है जो आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट एक तरीके से होगा, और ये आपका जनवरी फरवरी 2024 में लिया जाएगा। और इसमें आपका इंटरव्यू एंड एक्सरसाइज एंड ग्रुप एक्सरसाइज। फिर आपका इस टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा, वो भी आपका सेम शुरू के 2 मंथ में हो जाएगा। और फाइनल रिजल्ट भी आपका फरवरी एंड और मार्च के स्टार्टिंग में आ जाएगा 2024 में। अब मैं आपको बता दूं ये डेट्स, मतलब आप समझ सकते हैं कि मार्च तक आपका रिजल्ट आ रहा है, यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग है और वो सब जो है, यानी अप्रैल और मई 2024 तक आपकी वहाँ जॉब एसबीआई के ब्रांच में, किसी भी ब्रांच में जहाँ पर भी आपको मिल रही होगी वहाँ चालू हो जाएगी। अप्रैल एंड या फिर मई स्टार्टिंग के अंदर जॉब चालू हो जाएगी। चलिए, ये आपने जान लिया कि कितना समय जाएगा इस प्रोसेस में, यानी कि पूरा आप समझ लीजिए। आप अभी फॉर्म भर रहे हैं सितंबर के मंथ में, यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि आपका पूरा 6-7 मंथ्स जा रहे हैं यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को करने में। नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो रहेगी SC ST OBC जो भी आपके, अब देखिए यहाँ पर जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं या फिर SC ST OBC से आते हैं, तो उनको यहाँ पर एक फ़ायदा दिया जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। वो ये कि इस रिक्रूटमेंट में अगर कोई कैंडिडेट आपको ट्रेनिंग लेनी है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, मतलब एग्ज़ाम से पहले एक ट्रेनिंग लेनी हो तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। SBI के अंदर PO का काम क्या रहता है, या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड ट्रेनिंग हो सकती है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग यानी कि एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग कराई जाएगी है, और इसमें अगर कोई चाहे प्री एग्जाम की ट्रेनिंग कराई जाएगी। और जो भी कैंडिडेट चाहे, जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आता हो, वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकता है और वो ट्रेनिंग कर सकता है अपनी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट, वो अपने बैंक की वेबसाइट यानी कि SBI के वेबसाइट को आप देखते रहे अगर आपको इससे रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए हो। वैकेंसी का मैं आप डिस्कस कर लेता हूँ, वैकेंसी कितनी और कैसे है। सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें कोई बैकलॉग वैकेंसी नहीं है।
अब कोई कैंडिडेट कहेगा बैकलॉग वैकेंसी क्या होता है? बैकलॉग वैकेंसी ये होता है, मान लीजिए पिछला कभी कोई नोटिफिकेशन आया एसबीआई की तरफ से जो इससे पहले आ चुके हैं, जो कि पीओ की वैकेंसी के लिए थे, और उसमें अगर कोई ऐसी वैकेंसी थी जो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में तो थी, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाई, किसी ना किसी कारण से नंबर ऑफ कैंडिडेट ने कम अप्लाई किया या फिर क्वालिफाइड कम करे या कोई और रीज़न से, तो उन्हें हम बैकलॉग वैकेंसी कहते हैं। और यहाँ जो बैकलॉग वैकेंसी है वो कोई नहीं है, यानी कि पिछली सारी वैकेंसी फुलफिल हो गई थी और करंट वैकेंसी ही सारी आपकी वैकेंसी रहेंगी, जो कि 2000 है। अब 2000 वैकेंसी जो आपकी निकाली गई हैं उसमें आपको बता देता हूँ कि एससी कैटेगरी वाले 300 ऐसे भाग्यशाली कैंडिडेट रहेंगे जिनको ये जॉब मिलेगी। सेम ईडब्ल्यूएस में 200 रहेंगी, जनरल में 810 रहेंगी, और इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब ये VIHILT का मतलब ये है, यानी कि आपका ये VI मतलब आपकी कोई डिसेबिलिटी है, और HILD ये सारी डिसेबिलिटीज़ है। अब कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी ऐसा पर्सन, ऐसा इंसान, ऐसा कैंडिडेट जो कि किसी डिसेबिलिटी के साथ आ रहा है, किसी डिसेबिलिटी में आ रहा है, तो उसको भी यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। उसके लिए भी वैकेंसी फिक्स करी गई है SBI के द्वारा। अब रही बात SC ST, तो ये आपकी कैटेगरी होती है, जैसे कि स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब और ये सारी चीज़ें। आपके पास जरूर कोई ना कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा। अब ऐसे कैंडिडेट है जो कह रहे हैं भाई हमें तो आज पता लग रहा है कि हमारी कोई कैटेगरी होती है, तो वो कैंडिडेट ऐसा कर सकते हैं कि वो अब ईडब्ल्यूएस के तौर पर या जनरल कैटेगरी के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस का फॉर्म सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा इन सेम डेज में, जो कि आपको समय दिया गया है। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा वैकेंसीज डिटेल्ड अबव आर प्रोविजनल एंड मे वेरी। अब देखिए ये आपकी वैकेंसी चेंज हो सकती है, ये हर नोटिफिकेशन में दिया जाता है, क्योंकि आप ये मत समझ लेना कि कंफर्म इतने लोगों को जॉब मिलेगी, लेकिन ये ज़्यादा इसमें चेंज नहीं आता है, या तो बढ़ती ही है। ऑलमोस्ट मैंने देखा है यहाँ पर ट्रेंड जो रहा है वो नोटिफिकेशन के बाद बढ़ाई ही है, या फिर कम करी है तो बहुत थोड़े सी ही कम करी है वैकेंसी, ये आपकी रहती है। तो ये सारे पॉइंट आप रीड कर सकते हैं। ये डिस्क्लेमर में कुछ लिखा हुआ है, इसको आप चाहे तो, इसमें वही लिखा है कि कोई डिसेबिलिटी में अप्लाई कर रहा है, जो कि एक रिजर्वेशन में कोई अप्लाई कर रहा है ईडब्ल्यूएस से, तो वो अपने सारे इनकम एसेट सर्टिफिकेट और बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी रखे इस साल के, यानी कि 2022-2023 वाला ईयर जो था। यानी कि आपका अगर किसी कैंडिडेट ने 2023 में सर्टिफिकेट बनवा लिया हो ईडब्ल्यूएस का, वो अप्रैल से चल रहा है और वो 2024 के अप्रैल तक चलेगा, क्योंकि 1 साल का होता है सर्टिफिकेट। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे बोला गया है कि दिसंबर 2023 के दिसंबर 31 तक ग्रेजुएशन आपकी हो जानी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये है कि आप अगर कोई भी कोर्स में ग्रेजुएट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोज हु आर इन द फाइनल ईयर, जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है ऑफ देयर ग्रेजुएशन में, मे ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एंड एग्जामिनेशन ऑन बिफोर 31 ऑफ दिसंबर 2023। मतलब साफ साफ ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। अब लास्ट ईयर वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात यही है कि वो अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म पर, लेकिन वो ये ध्यान रखें कि उनका जो रिजल्ट है वो उनका इस ईयर के एंड से पहले आ जाए, उनके पास उसके सर्टिफिकेट्स आ जाएँ, यानी कि आपके मार्कशीट आपके पास आ जाए, तो वो कैंडिडेट भी इस जॉब पे अप्लाई कर पाएंगे। ये प्रूफ के तौर पर आपको इंटरव्यू में दिखाना है। कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, यानी आप कैसे कैंडिडेट जो कि बैचलर मास्टर के दोनों कंबाइंड वाले कोर्स करते हैं, यानी कि जैसे कि कोई कोर्स है, जैसे कि कोई कैंडिडेट ऐसा होता है इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री सर्टिफिकेट शुड इंश्योर दैट द डेट ऑफ पासिंग। अब देखिए डुअल डिग्री वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी एक अच्छी बात है। यानी कि कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने एक डिग्री करी है, 5 मतलब इकट्ठे, जैसे कि कोई क्या करता है बैचलर और मास्टर अलग अलग करता है, और कोई क्या करता है इंटीग्रेटेड कर लेता है, दोनों उसी सेम कोर्स में बैचलर और मास्टर कर ली उसने एक साथ ही, एक ही डिग्री के तौर पर, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल रहेगा। कैंडिडेट पोजेसिंग क्वालिफिकेशन सच एज मेडिकल इंजीनियरिंग
अब देखिए, कैंडिडेट्स पोजेसिंग क्वालिफिकेशन सच एज, वो मेडिकल का हो सकता है, इंजीनियरिंग का हो सकता है, चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है, वो सीए साइड से हो सकता है, कोस्ट अकाउंटेंट एक्सेट्रा वुड ऑल्सो बी एलिजिबल। ये सारे एलिजिबल रहेंगे, मेडिकल इंजीनियरिंग सब एलिजिबल रखे गए हैं। और बाकी आप ये नोट वाले पॉइंट जरूर पढ़ें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये उस चीज़ से रिलेटेड है कि को CGPA OGPA जैसे सिस्टम होते हैं, ग्रेड सिस्टम होते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, तो उनको किस तरीके से यहाँ पे आपका देखा जाएगा वो आप देख लें। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी लिखा है कि कैंडिडेट्स को कम से कम इतने % मार्क्स जो उसको लाने पड़ेंगे अपने ग्रेजुएशन में फॉर द सिलेक्शन और फॉर दिस जॉब, मतलब उसको सिलेक्शन लेना है अगर इस जॉब में तो वो इतने % जरूर लाए। एज लिमिट आपकी ये रहेगी कि 1 अप्रैल 2023 को नॉट बिलो 21 साल से कम ना हो और 30 साल से ज़्यादा ना हो, 1 अप्रैल 2023 की डेट के हिसाब से, तो वो अप्लाई कर दे। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पर, बोथ डे इंक्लूसिव, यानी कि 1 अप्रैल 2002 और उस दिन और उसके बाद वाले दिन, साथ ही आपका 1 अप्रैल 2002 और उससे पहले वाले दिन, और साथ में आपका 2 अप्रैल 1993 वाला ईयर का वो दिन और उसके बाद वाले दिन, जितने भी आपके इन दोनों डेट्स के बीच में डेज आ रहे हैं वो सारे ही सारे कैंडिडेट जो भी इन डेट्स के बीच में उनका जन्म हुआ है वो सारे एलिजिबल रहेंगे। कैटेगरी आपको बता देता हूँ, स्केड्यूल कास्ट की और स्केड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पे कैटेगरी रिजर्वेशन यही रहेगा कि उनको 5 साल अपने एज में छूट मिल जाएंगे, यानी कि वो 30 नहीं बल्कि 35 साल की उम्र तक होने तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। रही बात नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि वो कैंडिडेट जो कि क्रीमी लेयर नहीं है, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, यानी कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और वो कैंडिडेट जो है उनके पास वो एनुअल सैलरी जो एसेट रहता है इनकम का वो 8 लाख से कम है, तो उनको 3 साल जो है यहाँ पे छूट मिलेगी। मतलब वो कैंडिडेट्स मैंने आपको क्लियर कर दिया, OBC प्लस 8 लाख से कम उनका एनुअल इनकम होना चाहिए पूरे फैमिली का मिलाकर, जो जितने भी लोग उस फैमिली में कमाते हों। नेक्स्ट बात ये है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आप देख सकते हैं क्या क्या रखा गया है, यानी कि कोई डिसेबल कैंडिडेट है तो उसको 10 साल का रिलैक्सेशन डिसेबिलिटी से, और उसकी कास्ट वाइज भी उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। और एक्स सर्विस मैन में आप देख सकते हैं कौन कौन आ रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं cumulative age relaxation will not be available either under the above items or in combination with any other items। मैंने आपको बता दिया रिलैक्सेशन के लिए करना क्या है, सिंपल कैटेगरी वाइज आपका उसके सर्टिफिकेट्स हों। अब रही बात डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स, तो डिसेबिलिटी में आपकी एक तो कौन कौन सी डिसेबिलिटी यहाँ पे एक्सेप्ट होगी, एक तो विजुअल इम्पेयरमेंट्स, ब्लाइंडनेस वाले में जो शर्त रखी गई है, जो बोला गया है वो ये कि टोटल एब्सेंस ऑफ साइट और विजुअल एक्विटी लेस देन 3/60 और लेस देन 10/200, ये सारे आपके जो है ये आपके आई टेस्टिंग और आपके जो है आई डिपार्टमेंट यानी कि आई मेडिकल थिंग्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो आप यहाँ पे ज़रूर देखें। यानी ब्लाइंडनेस, लॉ विजन वाली ये डिसेबिलिटी आपको अच्छे से पता होगा, उस हिसाब से आप इस चीज़ को समझें। कैटेगरी में बता देता हूँ, कैटेगरी में यही कि इंस्ट्रक्शन फॉर राइटिंग कैटेगरी नेम एंड कोड नंबर वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। आपको करना क्या है, आपको अपना कैटेगरी नेम लिखना है और कोड नंबर लिखना है जब आप अप्लाई करेंगे। मतलब क्या है, जैसे देखिए, प्लीज़ नोट दैट चेंज ऑफ कैटेगरी विल नॉट बी परमिटेड। अब कैटेगरी है क्या, मतलब जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म में अप्लाई करते हैं ये बता देना है कि आप कौन सी कैटेगरी से आ रहे हैं, SC ST OBC जनरल EWS जो भी है, उसका कोड आपको दिया गया है। ये कोड यहाँ पे टेबल में दिया है, इसको सिलेक्ट करना। मैं आपको कहाँ से बात कर रहा हूँ, कौन से टेबल से, तो मैं आपकी इस टेबल से बात कर रहा हूँ, ये वाली टेबल। इस वाली टेबल को ध्यान से देखें। अब यहाँ पे आती है सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है, पहले तो हो रहा है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, 100 मार्क का पेपर रहेगा, ऑनलाइन में होगा, विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। द टेस्ट विल हैव ऑफ 3 सेक्शन, 3 सेक्शन आपको मिलेंगे पेपर के अंदर विद सेपरेट टाइमिंग ऑफ ईच सेक्शन, हर सेक्शन के लिए अलग समय मिलेगा। ये डाउट आप इसको क्लियर कर लेना, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, आपको हर सेक्शन के लिए अलग अलग समय मिलेगा, ये नहीं है कि कंबाइंड समय है। जैसे कि आपको प्रीलिम्स एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 और रीजनिंग एबिलिटी के 35, तो यानी 100 क्वेश्चन हो गए। टोटल मार्क्स 100 रहेंगे, यानी हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा।
और हर पार्ट को 20-20 मिनट में ख़त्म करना है, मिनट्स में ख़त्म करना है। अब यहाँ पे उसके बाद जो भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास करेंगे इस पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी और उनको ही ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स, जो भी आपके मार्क्स आए हैं प्रीलिम्स में, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं निकाली जाएगी। कैंडिडेट नंबरिंग 10 टाइम्स अप्रॉक्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेन एग्जामिनेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अबव मेरिट लिस्ट। अच्छा, सिंपल सी बात ये आपको बता दी गई है कि जो भी प्रीलिम्स एग्जाम देंगे उसमें से टॉप 20,000 ऐसे कैंडिडेट्स, यानी कि 2,000 वैकेंसी निकाली, उसकी 10 टाइम्स हो जाती है 20,000, यानी कि मेन एग्जामिनेशन के लिए 20,000 लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट में जो भी 20,000 लोग टॉपर रहेंगे उनको सिलेक्ट करा जाएगा, चाहे उनके मार्क्स कुछ भी रहे। मान लीजिए कोई कैंडिडेट 100 में से सबसे टॉप लाने वाला अगर 80 मार्क्स लाता है इस एग्ज़ाम में, तो वो हो गया, वो तो पहले नंबर पे आ गया। उसके बाद जो भी उससे नीचे रहेंगे, यानी कि 80, 79, 78, इस तरीके से जितने लोग लाएंगे, तो उस तरीके से वो लोग जो है वो सारे ही सिलेक्ट हो जाएंगे कैंडिडेट। टोटली टॉप 20,000 कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जिनको सिलेक्ट किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए। फिर मेन एग्जाम जो होगा वो भी ऑनलाइन लिया जाएगा। इसमें आपका 200 नंबर का पेपर होगा, साथ में यहाँ पे 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी लिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या होगा, वो इमीडिएटली आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड कैंडिडेट विल हैव टू टाइप देयर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आंसर ऑन द कंप्यूटर्स। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में ये होगा, आपको कंप्यूटर में अपने आंसर टाइप करने होंगे, जो भी उसके आंसर रहेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछे होंगे। ये आपका 50 नंबर का रहेगा और ये सेम आपका जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म होगा मेन वाला उसके बाद ही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपका ये रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट की 3 घंटे की रहेगी एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन, 4 सेक्शन रहने वाले। और यहाँ पर भी आपको सेपरेट टाइम मिलने वाला है। यहाँ पर आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा, डेटा एनालिसिस आएगा। ये सारा आप देखिए, ये जो सिलेबस आपका होता है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो वही पूछा जाता है जिससे रिलेटेड आपका पोस्ट में आगे काम रहेगा। जैसे कि यहाँ पर रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन, 50 नंबर के मार्क्स का पेपर। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये आपका 30 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी, जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस, तो ये तीनों चीज़ें 50 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 नंबर के। और इसमें आपको अलग अलग समय दिया गया है, किसी में 50 मिनट, किसी में 45, किसी में 40 मिनट। टोटल इस तरीके से 3 घंटा हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, उसमें आपको लेटर लिखना है और ऐसे लिखना है। 2 क्वेश्चन रहेंगे सिर्फ, यानी कि 25-25 नंबर के दोनों क्वेश्चन रहने वाले हैं और आधे घंटे यानी 15-15 मिनट में ख़त्म कर लेना है। अब ये तो कंबाइंड रहेगा आपका एग्जाम, 30 मिनट में आप कर सकते हैं इस पूरे एग्जाम को। ग्रैंड टोटल ये आपका 250 नंबर हो जाएगा, 250। पेनल्टी रॉन्ग आंसर की है क्या, तो दोनों पेपर में पेनल्टी रहेगी। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा आपका उसमें रॉन्ग आंसर पे आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे सही आंसर में से, करेक्ट स्कोर में से। और इफ क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक तो उस क्वेश्चन में आपका कोई ना नंबर काटा जाएगा ना दिया जाएगा, अगर कोई क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है। तो सिंपल शब्दों में यही बात है कि जो कैंडिडेट आपका गलत क्वेश्चन कर देते हैं तो उनके सही में से 1/4 मार्क्स, क्वेश्चन कोई 1 नंबर का है तो उसमें से आपका 0.25 मार्क्स काटा जाएगा। कोई क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है तो उसका आपका 0.50 मार्क्स काटा जाएगा रॉन्ग आंसर देने पर। सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन फॉर बोथ। यहाँ पर सेक्शनल मार्क्स नहीं बोले, ऑल ओवर बोले हैं। जैसे कि ऑल ओवर मतलब प्रीलिम्स में आप अलग से लाएं, मतलब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ क्या बोला है। जैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया जो रहेगा फेज 3 के लिए जो मेन पास करेंगे, प्रीलिम्स तो मैंने आपको सिंपल बता दिया, क्वालिफाई नहीं करना है, सिर्फ इतना है। क्वालिफाइंग कोई नेचर बताया नहीं कि कितने मार्क्स लाएं, सिंपल आपको ये देखना है कि आपको कुछ भी करके इतना अच्छा एग्जाम देना है कि आप टॉप 20,000 कैंडिडेट्स में आ जाए, तो आपको आसानी से मेन के लिए ले लिया जाएगा। फिर मेन में आपका जो एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद अब आप नेक्स्ट स्टेज में कैसे जाएंगे, थर्ड फेज में कैसे जाएंगे। तो थर्ड फेज आपका जो है वो टेस्ट था, यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट था। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन फेज 2 मेन। There will be no section cutoff. Candidate numbering up to 3 times approx of the category wise vacancy will be shortlisted for phase 3 from the top of the category wise merit list subject to a candidate scoring the minimum aggregate qualifying score। मतलब सिंपल आप समझ लीजिए, जैसे मानिए मेन एग्जाम में 20,000 कैंडिडेट पहुंचे, मेन एग्जाम उन्होंने दिया, उसमें से अब कितना रहेगा, जितनी वैकेंसी थी आपकी, वैकेंसी आपकी 2,000 थी,
तो 2000 की 3 टाइम्स कितनी हो गई, 6000। 6000 लोगों को अब आगे वाले नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाएगा इस टेस्ट के लिए, जिसमें आपका टेस्ट रहेगा और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू जैसी चीज़ें रहेंगी। अब इस टेस्ट में क्या होगा आप वो समझ लीजिए, जिसमें आपका पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग और ऑफ दोज कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलिस्टिंग फॉर फेज 3, फाइंडिंग ऑफ द टेस्ट में बी प्लेस्ड बिफोर द इंटरव्यू पैनल फॉर हैविंग अ थॉट पर्सपेक्टिव ऑन द कैंडिडेट्स। टेस्ट स्ट्रक्चर ये रहेगा कि आपका ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स की आएगी, इंटरव्यू 30 मार्क्स का रहेगा, ये 50 नंबर का ये अलग होगा। तो ये सारा प्रोसेस है, आप इसको यहाँ से पढ़ें पूरा प्रोसेस। फेज 3 वाला फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो इन्हीं के बेस पे होगा। फेज 2 जो भी कैंडिडेट फेज 2 और फेज 3 को सेपरेटली क्वालिफाई करते हैं, तो जो भी उनके मार्क्स मेन में आए, मेन एग्जाम में आए, बोथ इन द जिसमें मेन आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों में था, वो ऐड करे जाएंगे फेज 3 के साथ और फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। और प्रीलिम्स के एग्जाम के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, वो एग्जाम इसलिए लिया जा रहा है ये चेक करने के लिए एक्चुअल में इस जॉब के लिए कितने कैंडिडेट एलिजिबल हैं, कितने लोगों को मिल सकती है ये जॉब, तो वो चेक करने के लिए प्रीलिम्स एग्जाम लिया जाएगा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन फेज 2 मेन और उसके बाद ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू, ये सारा मिला के 100 विल बी नॉर्मलाइज टू 100 मार्क्स एज डिटेल्ड बिलो। अब आप ये देखिए मैक्सिमम मार्क्स मेन में आपका 250 था, नॉर्मलाइज मार्क्स उसको कर दिया गया 200, मतलब कि 250 की एक एवरेज ये निकाल ली कि उसको 75 बोला जाएगा। सेम ग्रुप एक्सरसाइज वाला जो 50 नंबर का हो रहा था उसको 25% वेटेज दे दी गई। इस तरीके से आपको टोटल मैक्सिमम जो 300 नंबर थे तो उसको 100 कर दिया गया। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। जैसे मानिए किसी मेन एग्जाम के अंदर 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव 50 नंबर का मिला के 250 नंबर का था। मान लीजिए कोई कैंडिडेट 250 नंबर पूरे ले आया और वही कैंडिडेट जो है ग्रुप एक्सरसाइज में और इंटरव्यू में यानी 20 और 30 50 नंबर वहाँ भी ले आया, तो वो कैंडिडेट टोटल 300 नंबर में से 300 नंबर ले आया, तो उसके जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स रहेंगे वो उसको 100 मिलेंगे। ये आपका हो जाएगा प्रोसेस। बाकी आप यहाँ से डिटेल पढ़ें, आपको जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगती है उसको जरूर पढ़ें। अब रिजल्ट पब्लिकेशन आपको बता देता हूँ, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, बैंक के वेबसाइट पे। एग्जामिनेशन सेंटर क्या रहेंगे, टेंटेटिव लिस्ट जो रहेगी एग्जाम सेंटर की वो यहाँ पे बताई गई है, नीचे आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। अब इमोल्यूमेंट्स आप समझ लीजिए, प्रेजेंटली द स्टार्टिंग बेसिक पे जो है 41,960 रुपये से हो रही है विद 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स, यानी 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स भी होंगे इन द स्केल ऑफ 36,000 रुपये, 36,000 से लेके 1,49,1,490/7, यानी ये 7 पे स्केल है। सेम नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे, ये जो आपको लिखा है कि 1490, और सेम इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि 46,000, ये आपका इंक्रीमेंट है। मतलब आपको बताता हूँ क्या है, जैसे आपको बता देते हैं, आपको सबसे पहले 36,000 दिए जाएंगे, फिर उसको इंक्रीज करके जो है 46,000 किया जाएगा, फिर उसको 49,000 किया जाएगा और फिर उसको 63,000 किया जाएगा। इस तरीके से आपके बढ़ते रहेंगे पैसे। एप्लीकेबल टू जूनियर मैनेजर ग्रेड स्केल 1 के लिए द ऑफिशियल विल बी एलिजिबल फॉर डीए, HRA, CCA और PF, ये सारी चीज़ें। अब जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, डियरनेस अलावेंस हो गया, HRA हो गया, CCA हो गया, कॉन्ट्रीब्यूटेड पेंशन फंड हो गया, एंड एग्जांपल जैसे कि आप मान लीजिए NPS, LFC, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, लीज रेंटल फैसिलिटी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें अगर कैंडिडेट्स को चाहिए, एंड अदर अलावेंस और परक्विसाइड्स एज पर रूल इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि यहाँ पे सिंपल है, ये सारे फायदे मिल रहे होंगे इस पोस्ट के ऑफिसर को जिसको ये जॉब मिलेगी, ये साफ साफ बताया गया। अगर आपको एक जनरल आइडिया चाहिए तो ये आप समझ लीजिए कि 36,000 रुपये आपको मिलने ही वाले हैं, कन्फर्म्ड मिलेंगे, और ये धीरे धीरे करके इस तरीके से बढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया। ज्वाइनिंग एंड कैरियर एंड ट्रेनिंग पाथ, द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड बेसिक बैंकिंग नॉलेज थ्रू ऑनलाइन कोर्स which they shall complete before joining. The selected candidate at the time of joining will have to execute a bond for a value of 2 लाख रुपए का to serve the bank for a minimum period of 3 years. The bond will be
invoked by the bank if the candidate resign from the service of the bank before expiring of 3 years from the date of joining। मतलब यहाँ पे आप 3 साल का बॉन्ड साइन करेंगे, 2 लाख बॉन्ड फॉर है 2 लाख रुपए की वैल्यू के लिए, और ये वैल्यू जो है अगर आप 3 साल पूरे करते हैं तो मिलेंगे, और नहीं तो आपको ये चीज़ें पे करनी पड़ेंगी। ये मैं आपको बता देता हूँ पूरा चीज़ क्या है। ऑन ज्वाइनिंग, जैसे ज्वाइनिंग होती है तब, तो ज्वाइनिंग के समय पे क्या करना है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिजाइनेटेड एज प्रोबेशनरी ऑफिसर। वो एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर डिजाइन ज्वाइन कर रहा है, मे बी ऑन प्रोबेशन, वो प्रोबेशन पे हो सकता है 2 साल के लिए। तो दे विल बी सब्जेक्ट टू कंटिन्यूस असेसमेंट एज पर बैंक्स एक्सटेंट पॉलिसी। तो ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द असेसमेंट एज पर standard determined by bank from time to time will be confirmed in the service of the bank in junior management grade scale 1। तो अगर वो प्रोबेशनरी पीरियड फुल करेगा तो वो आगे चल के कंफर्म हो जाएगा कि उसका सर्विस बैंक के अंदर जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के तौर पर ले लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखें, पूरा क्या क्या है बॉन्ड से रिलेटेड, समझे इस चीज़ को। यहाँ पर मेरे को जहाँ तक समझ आ रहा है, ये आ रहा है कि बॉन्ड जो होगा वो 3 साल का रहेगा SBI का। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर बोली गई है कि 750 रुपये फॉर्म के पे करने हैं, जनरल और EWS OBC इन कैटेगरीज को, और SC ST वालों को बिल्कुल पे नहीं करने यहाँ पैसे फॉर्म के। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ली जाएगी, ऑनलाइन मोड में ली जाएगी, ऑनलाइन मोड में सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए रहेगी जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे, बाकी के लिए नहीं रहेगी। नंबर ऑफ चांसेस की बता देता हूँ। अब ये चांसेस किसके लिए बात करी गई है मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। ये आप ऑनलाइन ट्रेनिंग अप्लाई कर लेना अगर आपको ट्रेनिंग लेनी हो। कैंडिडेट हु हैव already appeared for the maximum number of permissible chances are not eligible to apply, the number of chances will be counted from। देखिए एग्जामिनेशन हेल्ड, appearing prelims examination will not be counted as a chance, appearing in main examination will be counted as a chance। in the years in which only one written examination has been held, no pre-exam has been held, appearing in this examination will be counted as a chance। ये चांस होते हैं, मतलब ट्रेनिंग में अप्लाई करने के लिए भाई चांस रखे हैं SBI ने। मतलब कि अगर कोई कैटेगरी वाइज अप्लाई कर रहा है तो वो देख ले चांस क्या क्या रहेंगे। मतलब कैटेगरी वाइज चांस मिलते हैं कैंडिडेट्स को, जिनके फुलफिल हो गए वो नहीं ले पाएंगे, और जिनके नहीं हुए तो वो ले सकते हैं। खासकर यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी वालों के लिए तो चांस ही नहीं है। हाउ टू अप्लाई के लिए फॉर्म मैंने बता दिया, डेट्स के साथ अप्लाई कर लें। ईमेल आईडी जरूरत रहेगी आपको, मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म भरें, अपनी डिटेल्स डालें, पर्सनल जो भी आपको मांगी गई है, एड्रेस, ID प्रूफ, फोटो, ID, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें अपलोड करें, फॉर्म फिल कर दें, फीस पेमेंट कर दें, और साथ में कोई रिजर्वेशन कैटेगरी हो तो उस वाइज आपका सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। ये पूरी गाइडलाइंस है आपकी फॉर्म से रिलेटेड, ये पूरे सारे पॉइंट दिए गए हैं। ये जो ये वाले सारे पॉइंट हैं सारे आपको ध्यान से एक बार देख लेने हैं। ये जनरल इंफॉर्मेशन चाहे तो आप रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका ये बैंक रिजर्व राइट टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बैंक चाहे तो रिक्रूटमेंट कैंसिल भी कर सकता है, उनको लगे कि भाई हमें अभी ज़रूरत नहीं है, हम बाद में रिक्रूटमेंट करा लेंगे, तो वो कैंसिल भी हो सकती है। जो भी अनाउंसमेंट होगी इससे रिलेटेड SBI ऑफिशियली आपको ये चीज़ बताएगा। अब नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर आप समझ लीजिए कहाँ कहाँ हो रहे हैं। सबसे पहले प्री एग्ज़ाम जो होगा आपका, वो आपका अंडमान एंड निकोबार जो स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पर आपका सिर्फ पोर्ट ब्लेयर जैसे शहर में या जगह पे होगा आपका एग्जाम, उसके अंदर सेंटर रहेंगे। मतलब अंडमान एंड निकोबार से अगर कोई कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है तो वो बात ये ध्यान रखे कि उसका अंडमान एंड निकोबार के अंदर सिर्फ पोर्ट ब्लेयर जैसी जगह के अंदर जितने भी आपकी जगह हैं वहीं सेंटर होगा, उसके अलावा नहीं होगा। सेम उनका मेन एग्जाम भी पोर्ट ब्लेयर में ही लिया जाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं होगा उस जगह के कैंडिडेट्स के लिए। आंध्र प्रदेश के लिए यहाँ पे चिराला, चित्तूर और इरुलु, गुंटूर, कडप्पा और काकीनाडा, कुर्नूल, नेलोर और तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, इन जगहों पे होगा। अरुणाचल प्रदेश में आपका नहरलागुन में होगा। और सेम असम में आप देखेंगे तो असम में आपका डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट और सिलचर, तेजपुर, इन जगहों पे असम में एग्ज़ाम लिया जा रहा है। नेक्स्ट आपको ये बात बता दूं, असम के अंदर जो है मेन एग्ज़ाम सिर्फ गुवाहाटी में लिया जाएगा। मतलब असम वाले कैंडिडेट्स जो भी प्रीलिम्स पास करेंगे तो वो अपना मेन एग्ज़ाम सेंटर गुवाहाटी में ही अपना चूज़ कर सकेंगे, नहीं तो फिर उन्हें सेकंड स्टेट चूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और बहुत सारी जगह हैं
वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में आपका रायपुर में होगा सिर्फ मेन का एग्ज़ाम, लेकिन प्री का एग्ज़ाम 3 जगह लिया जाएगा। गोवा में एक ही जगह रहेगा, और इस तरीके से चेक कर लें। तो जो भी कैंडिडेट्स जिनके भी स्टेट्स यहाँ पे मेंशन है, ऑलमोस्ट सभी होंगे यहाँ पे मेंशन, तो सब अपने हिसाब से यहाँ चेक कर लें। यूनियन टेरिटरी भी मेंशन है यहाँ पे, दिल्ली, एनसीआर, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, हर एक जगह यहाँ पे मेंशन रहेगी। तो ये सेंटर की बात हमने कर ली। अब ये गाइडलाइन है कि कैसे आपको फ़ोटो साइन अपलोड करने हैं, थंबनेल अपलोड करने हैं। एक डिक्लेरेशन है यहाँ पे, ये डिक्लेरेशन आप पढ़ लें। डिक्लेरेशन आपको दिया जा रहा है, किसी चीज़ से रिलेटेड है इस फॉर्म के लिए। ये सिग्नेचर, थंब, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ये सब आपको मैं बता दूँ। इसके लिए जो आपकी एक वीडियो क्रिएट बना रखी है हमने, जो कि उसके ऊपर है कि फ़ोटो और साइन को कैसे हम जो है किसी भी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को हम उसके एक्सटेंशन को और साथ में उसके साइज़ को कैसे चेंज करते हैं। तो वो आप ज़रूर देखें, उससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। और ये पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है फॉर्म सबमिट करने का, अप्लाई करने का। तो पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस हो चुका है, और डिस्क्रिप्शन से जाएं आप और इस पर जॉब पे अप्लाई करें। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।